जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है मानव भूगोल की प्रकृति एवं इसके विषय क्षेत्र, ये जो हमारा चैप्टर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है, इसका हम लोग कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे और कुछ बाकी था जो आज इसको जो है कंप्लीट करेंगे। इसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाकर लेक्चर 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है यह वीडियो को भी पूरा का पूरा देखना है। तो चलिए हम लोग जहाँ तक कंप्लीट किए थे उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है बता दे, रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा ज्योग्राफी है। पहले नंबर तो हम ये जाने थे कि भूगोल होता क्या है ना, भूगोल कहते किसे है, भूगोल क्या है। तो इसमें कल बताए थे हम लोग, मतलब इसके पिछले वीडियो में बताया गया था कि भूगोल जो है भू प्लस गोल। देखिए इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो भू और गोल से बना हुआ शब्द है। क्या है? भू और गोल से बना हुआ शब्द भूगोल कहलाता है। मतलब कि भूमि के बारे में, है ना। भू का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, इसके बारे में पूरा विशेष रूप से जानना भूगोल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जान चुके थे कि भूगोल जो है, भूगोल के बारे में जानना, देखो ऐसे बोलने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि बस पृथ्वी के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लेना भूगोल है, बट ऐसा नहीं है। जितना छोटा लगता है उतना छोटा है नहीं। इसको जो है जानने में बहुत विद्वानों का जो है मेहनत गया है, तब जाकर पता चला है कि ज्योग्राफी क्या होता है, कैसे होता है। तो इसको जो है भूगोल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसकी 2 शाखाएं होती है। पहला जो है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। तो चलिए जो है आपको जो है जहाँ तक हम कंप्लीट कराए थे उसके बाद आगे के काम करते हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में आप लोगों को हम बता चुके थे कि भौतिक भूगोल उस भूगोल को कहते हैं जिसके अंदर वो जो कि सीधा के सीधा प्राकृतिक यानी पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। और मानव भूगोल जो पर्यावरण और मानव दोनों के बीच का संश्लेषित अध्ययन होता है, मतलब कि दोनों को संबंधों का वर्णन करता है, तो वह मानव भूगोल में आता है। इसके कुछ अध्ययन क्षेत्र थे और कुछ इसके उप क्षेत्र थे जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम लोग का टॉपिक चल रहा था कल नियतिवाद, यानी कि नियतिवाद क्या होता है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो नियतिवाद के बारे में हम बताए थे कल आप लोग को कि नियतिवाद जो है इसमें मनुष्य जो होता है वो सीधा के सीधा पर्यावरण से ही संबंधित रहता है। मतलब कि जैसा पर्यावरण चाहती है, जैसा प्राकृतिक चाहती है, मानव अपने आप को उसी के जैसा ढाल लेता है। ठीक है। इसी को हम नियतिवाद या निश्चयवाद भी कहते हैं। ठीक। तो इसका नियतिवाद जो है, नियति सामान्यता या मानव का एक निष्क्रिय कारक को समझता है, जो पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित होता है। मतलब जो भी पर्यावरणीय कारक होते हैं का उन्हीं से यह प्रभावित होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो नियतिवाद है या निश्चयवाद है, ये आपको तो कल भी ऐसे इसके बारे में बता दिए थे और आज भी आपको समझ में आ गया होगा कि नियतिवाद ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें लिखना, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो लिखना है कि इनका संबंध सीधा के सीधा पर्यावरण से होता है। पर्यावरण जैसा मानव को चाहती है उसके अनुसार मानव को ढल जाना ही नियतिवाद कहलाता है। ठीक है। जैसे आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता। आदिवासी लोग कैसे हैं? आदिवासी लोग सीधा के सीधा प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि ठंड के मौसम में आप लोग भी जो बच्चे देखे होंगे कभी उन लोग से वाकिफ होंगे, उनको तो पता होगा कि वो हम लोगों के जैसा नहीं है। मतलब कि उनका ना तो निश्चित स्थान रहता, निश्चित घर रहता। वो अगर पहाड़ पर है तो पहाड़ पर ही रह रहे हैं, जंगल में है तो जंगल में ही रह रहे हैं। ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, जो भी मौसम हो, वो अपने आप को वही मौसम की तरफ क्या करते हैं, ढाल लेते हैं। तो आदिवासी क्या चीज पर, प्राकृतिक पर, वह जो है एकदम प्राकृतिक पर निर्भर रहते हैं। ठीक ना। वो अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। वो जैसा प्राकृतिक चाहती है वो प्राकृतिक के अनुसार अपने आप को डालते हैं, अपने अनुसार प्राकृतिक में कोई बदलाव लाने की चेष्टा नहीं करते। उसके बाद किसानों की जलवायु पर निर्भरता। वैसे किसान जो कि जलवायु पर निर्भर रहते हैं। जैसे देखिए अब टेक्नोलॉजी के अनुसार क्या होता है
कि लोग खेतों में सिंचाई हेतु बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे मोटर वगैरह या और सारे बहुत चीज़। तो क्या होता है कि अब का किसान जो है वो टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है अपना हर ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन निश्चयवाद के अंतर्गत यानी कि नियतिवाद के अंतर्गत वैसे किसानों को इसमें रखा गया है जो कि सीधा के सीधा जलवायु पर निर्भर है, सीधा के सीधा प्राकृतिक पर निर्भर है। अगर बारिश हुई तो फसल अच्छे होंगे और बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो वैसे भी आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं। तो वैसे किसान में जो है वैसे किसान सीधा के सीधा जो है वह नियतिवाद के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि उनके पास उतना सुविधा नहीं होता है, ठीक है। और जलवायु के अनुसार अपना शारीरिक गठन भी कर लेते हैं। अब देखिए, जिनके पास सुविधाएं नहीं है वे तो उनका कन्फर्म माने कि वो प्राकृतिक पर ही अपने आप को गढ़ लेंगे, अपने आप को ढाल लेंगे। जैसे सपोज आज अभी ठंड का मौसम है, ठीक है, ठंड के मौसम है तो लोग क्या स्वेटर जैकेट पहनते हैं, है ना, हीटर चलाते हैं। तो अभी उपलब्ध जिसके पास है वो चला रहे हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति जिसके पास नहीं है उपलब्ध वो क्या करेगा? वो तो अपने आप को कोशिश करेगा ना कि हम जैसे प्राकृतिक चाह रही है अपने आप को वैसे ढाल ले, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो नियतिवाद है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जो है एकदम सीधा के सीधा प्राकृतिक को लिया गया है। प्राकृतिक में कोई बदलाव मानव अपने हिसाब से नहीं किया, बल्कि जैसा प्राकृतिक चाहिए मनुष्य अपने आप को उसी लय में ढाल लिया है, ठीक है। उसके बाद अगला है संभाववाद, या इसको संभावनावाद भी कहते हैं। देखिए, नियतिवाद या निश्चयवाद, संभावनावाद या फिर नव निश्चयवाद, इन तीनों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि नियतिवाद कहता है कि हम अपने आप से कोई बदलाव नहीं लाएंगे, प्राकृतिक जैसा चाहे हम वैसा बन जाएंगे। लेकिन संभाववाद ऐसा नहीं कहता, ये इसका कहना है कि नहीं, हम जैसा चाहेंगे प्राकृतिक वैसा बनेगी, है ना। ये उसका अपोजिट है। अब कैसे, जो यहाँ समझेंगे। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है ना। क्या अपने अनुसार मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है, मतलब कुछ भी वो कर सकता है, समर्थ है, जो चाहेगा वो कर लेगा। ठंड के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में बरसात, बरसात के दिन में ठंड, कुछ भी वो ला सकता है, होता है ऐसा, है ना। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन सोचिए कभी अगर ठंड का मौसम है, बंद कमरे में कोई गर्मी का माहौल मतलब हीटर ले आता है, हीटर लगा लेता है, तो क्या उसे ठंड महसूस होती है? तो वही ना हुआ, पर्यावरण में बदलाव कर लिया, ठीक है। वह प्राकृतिक प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। अपने लाभ के लिए वह पर्यावरण में कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी परिवर्तन कर सकता है अपने इच्छा अनुसार, अपने लाभ के लिए, है ना। मानव का प्राकृतिक पर निर्भरता की अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है ना। मानव का प्राकृतिक पर उसका निर्भरता है ना, स्वतंत्रता, वह अपने हिसाब से वह आज़ाद है। संभाववाद के अंतर्गत मानव पर्यावरण में, प्राकृतिक में किसी प्रकार की बदलाव लाने के लिए वह स्वतंत्र है, वह आज़ाद है, वह जो चाहे प्राकृतिक के साथ कर सकती है। ऐसा किसमें होता है? संभाववाद में होता है। जबकि हम लोग नियतिवाद में क्या पढ़े थे कि उसमें प्राकृतिक जैसा चाहेगी हम अपने आप को वैसा ढाल लेंगे, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर अब के बच्चे और पहले के बच्चे में देखा जाए, पहले के बच्चे जो माता पिता कहते थे वही पहले के बच्चा जो है मानता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब जो बच्चे कहते हैं वो माता पिता को मानना पड़ता है। अगर बच्चे कह दिए कि हमको मोबाइल चाहिए तो माता पिता को देना पड़ता है उस स्थिति में, है ना। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कौन ऐसा माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे खुश रहे? अगर आप जिद करके कोई वस्तु ले रहे हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक। तो उसी प्रकार से ये भी है नियतिवाद और संभववाद भी। नियतिवाद सीधा के सीधा कहता है कि जो है प्राकृतिक ही हमारे माता पिता सब है, हम प्राकृतिक पर निर्भर हैं और प्राकृतिक जैसा चाहेगी हम वैसा करेंगे। लेकिन संभाववाद कहता है जो तू गया अब काम से, अब जो हमारा मन आएगा जो हम करेंगे।
है ना। इसका कहना है कि तुम्हारा शासन बहुत दिन चला, अब हमारी शासन चलेगी, अब हम जैसा चाहेंगे प्राकृतिक तुमको वैसा बनना पड़ेगा, और अगर नहीं बना तो तुमको बदल के रख देंगे, तहस नहस कर देंगे। इसमें मानव पूरा का पूरा जो है अपने ऊपर प्रकृति को निर्भर कर लेता है, ठीक ना। अब देखिए कुछ लोग हैं, मतलब कुछ भूगोलवेता हैं, उनके अनुसार कुछ बातें रखी गई है। विडाल डी लास ब्लास जो है, विडाल डी ला ब्लास जो है तथा लुसियन फैले इस विचारधारा को मानने वाले में प्रमुख है। ये सब जो कह सकते हैं कि ये सब जो भूगोलवेता है, ये इनका मानना था कि नहीं ये सही है, हम अपने लाभ के अनुसार मनुष्य जो है अपने लाभ के अनुसार अगर पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात ये नहीं समझ पा रहे थे कि मनुष्य इतना लोभी होता है, एक प्रकार से कहिए कि अपने लाभ के अनुसार ये पर्यावरण को इस तरह से, प्रकृति को इस तरह से बर्बाद कर देगा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब वह अपनी एक सांस लेने के लिए तरसेगा, हवा की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे मनुष्य हैं धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं कि प्रकृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर सकते हैं। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। संभाववाद जो है प्रकृति की तुलना में मनुष्य को उच्च स्थान दिया है, मतलब कि मनुष्य के सामने प्रकृति कुछ भी नहीं है, जो है सो मनुष्य है। समझ रहे हैं ना, उच्च स्थान देता है मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। मतलब कि सबसे ज्यादा बलवान अगर माना जाए, शक्तिवान माना जाए, तो प्राकृतिक से ज्यादा शक्तिवान इसमें संभाववाद में जो है मनुष्य को ही माना गया है। नदी पर पुल, खेती, परिवहन, इन सब सारी चीजों, अब देखिए ना नदियां की गति बहुत तेज रहती है, फिर भी लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, उस पर पुल बना देते हैं। कृषि, खेती, वैसे स्थान पर, वैसे जगह पर अब खेती करना संभव हो पा रहा है जहां कभी बारिश हुई भी नहीं है। अब के लोग जो है वह अपने रूप कृत्रिम बारिश कराने में भी सफल हैं। वो जहां चाहेंगे, जहां पाएंगे वहां बारिश करवा सकते हैं। लेकिन ये जो है प्रकृति के साथ एक तरह से मानिए खिलवाड़ हो रहा है। परिवहन देखिए ना, अब आसमान में रॉकेट जाना या एरोप्लेन जाना, ये सब क्या है, मनुष्य अपने द्वारा बनाया, इसमें प्राकृतिक का कोई हस्तक्षेप नहीं। मनुष्य ही सर्वोपरि है, सर्वोसर्वा है। तो उम्मीद करते हैं कि यह संभाववाद की जो अवधारणाएं हैं ये आपको समझ में आ चुका होगा कि संभाववाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है नवनिश्चयवाद। अब जानेंगे, देखिए दो चीज हम लोग बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए, निश्चयवाद जिसको नियतिवाद कहा जाता है और दूसरा था संभाववाद। संभाववाद में और नियतिवाद में क्या अंतर है? नियतिवाद कहता है कि जो है जो मेरा प्राकृतिक ही है सब कुछ, लेकिन संभाववाद में कहता है प्राकृतिक कुछ नहीं है हमारे सामने, यानी मनुष्य के सामने प्राकृतिक कुछ नहीं है। लेकिन ये कहता है, बेचारा बहुत समझदार है, कहता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, ना तो प्राकृतिक के बिना मानव से ही रह सकता है, ना तो मानव के बिना प्रकृति की कोई बातें हो सकती। इसमें यह जो है नियतिवाद यानी निश्चयवाद और संभाववाद दोनों का समझौता, दोनों का एक प्रकार से समझिए मुखिया, दोनों के बीच की बातें हैं, दोनों को समझा कर रखने वाले लोग हैं, दोनों को जोड़ कर चलने वाले, आगे बढ़ाने वाले में जो है नवनिश्चयवाद को माना गया। अब कैसे सो समझेंगे। नवनिश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नवनिश्चयवाद की जो बातें हैं, संकल्पना है, सोच है, यह कौन प्रस्तुत किए थे? तो ग्रिफिथ टेलर। विचारों जो है, विचारों पर्यावरण, यहाँ पर प छूट गया है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ पर्यावरण होगा बाबू, है ना। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाववाद के मध्य का मार्ग है ना। यह क्या है? नवनिश्चयवाद क्या है कि नियतिवाद यानी निश्चयवाद और संभाववाद दोनों के बीच का मार्ग है ना। दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखने वाले, समझा बुझा कर रखने वाले नवनिश्चयवाद। यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यह नितांत आवश्यकता की स्थिति है
और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है। कहने का मतलब यह है कि निश्चयवाद में बोला गया था कि प्राकृतिक ही सब कुछ है, और नव निश्चयवाद इसमें संभाववाद में बोला गया था कि प्रकृति कुछ नहीं है मनुष्य के सामने। लेकिन ये बोला कि दोनों के दोनों तुम दोनों बकलोल, ना तो मनुष्य इसमें स्वतंत्र है प्रकृति को जो है बदलाव लाने में, और ना ही प्राकृतिक जो है मनुष्य को परिवर्तन करने में स्वतंत्र है। इसमें क्या है कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहना नव निश्चयवाद के अंतर्गत माना गया है। इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके ही प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करता है। इसमें मनुष्य बदलाव तो करता है, लेकिन ये एक बात को जो है वह सदैव ध्यान में रखता है कि हम जो बदलाव करने वाले हैं, जो चेंजिंग लाने वाले हैं, उसमें प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन संभाववाद में कहता था कि प्रकृति को कुछ भी हो जाए, हम अपने लाभ के अनुसार उसमें बदलाव लेकर ही आएंगे। लेकिन ये कहता नहीं, काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहता है कि हम बदलाव लाएंगे अपने हिसाब से, लेकिन प्रकृति को नुकसान किसी भी दायरे में नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्राकृतिक हमसे उच्च स्तर पर है। अगर प्राकृतिक चाहेगी तो हम लोग को मिनट 2 मिनट में तहस नहस करके रख सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना गया है नव निश्चयवाद में कि हमको जो है लोगों को, मनुष्यों को प्राकृतिक और प्राकृतिक में जो बदलाव लाने की प्रक्रिया है यह सोच समझ कर लाना चाहिए, है ना। इसमें जो है मानव प्राकृतिक में चेंजिंग करे, लेकिन ऐसा करे कि प्राकृति को उससे कोई नुकसान न हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब है हमारा अगला टॉपिक प्राकृतिक का मानवीकरण। प्राकृतिक का मानवीकरण क्या होता है, जैसा कि आप लोग इसके पहले पढ़े थे निश्चयवाद में बताया गया था कि प्राकृतिक ही सब कुछ है। वही बात को इसमें प्राकृतिक का जो है मानवीकरण, इसमें प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मानव ने प्राकृतिक को संशोधित करना शुरू किया है, सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया। इसे भोगवाद या मानव को प्राकृतिकरण कहते हैं। क्या होता है सो समझिएगा। इसमें मानव प्रकृति को संशोधित करना शुरू कर दिया है। प्राकृतिकवाद में मानव क्या किया है कि प्राकृतिक के साथ कुछ भी कर दिया, जैसे संभववाद में किया जाता था, सेम उसी तरह से मानव जो है प्रकृति को अपने हिसाब से, अपने लाभ के अनुसार बदलाव करना, चेंजिंग करना, संशोधित करना शुरू कर दिया है। इसी को तो हम प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव नियतिवाद का एक मध्य मार्ग पेश किया गया, जिसका अर्थ है कि न तो पूर्ण आवश्यकता की स्थिति और न ही पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति। यह टॉपिक यह बताता है कि ऐसा करना उचित नहीं है। जो हम लोग अपने हिसाब से प्रकृति को बदल देते हैं, यह करना बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जो है मनुष्य को ऐसी स्थिति को अपनाना चाहिए जो कि जिससे प्राकृतिक ना तो अपने आप को, मतलब कि अपने आप में प्राकृतिक को लॉस हो, और ना तो मानव जो है अपने कोई संभावनाएं को अपूर्ण रखे। जो मनुष्य चाहता है, जो वह बनाना चाहता है, वह अपना पूरा काम करे, बदलाव लाए, प्राकृतिक में बदलाव लाए, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्यावरण को लॉस करे। तो प्राकृतिक का मानवीकरण यही कहता है कि अपने अनुसार प्रकृति को मनुष्य को द्वारा बदल देना प्राकृतिक का मानवीकरण होता है। एक टॉपिक और है जो कि छूट गया, उसको हम लोग उसको जो है समझा देते हैं। एक होता है मानव का प्राकृतिकरण, यहाँ है प्राकृतिक का मानवकरण। एक होता है मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। क्या होता है मानव का प्राकृतिकरण। इसमें क्या होता है, सेम उसी के जैसे संभाववाद और नियतिवाद के जैसा। इसमें प्राकृतिक का मानवीकरण में प्राकृतिक को मनुष्य अपने हिसाब से बदलता है,
और मानव का प्राकृतिकरण में मानव को जो है प्राकृतिक अपने हिसाब से बदल लेती है, वही तो कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण। यानी कि उसमें जैसा हमें प्राकृतिक चाहेगी, मानव अपने आप को उसी के जैसा ढाल लेता है, वही कहलाता है मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी पढ़ाया गया आपको जो है सारा का सारा जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि इसमें देखिए एक छूट गया था मानव का प्राकृतिकरण, तो कुछ नहीं लिखना, बस इसी का अपोजिट समझ लेना है कि जिस प्रकार से प्रकृति का मानवकरण में मनुष्य अपने हिसाब से प्रकृति को ढालता था, उसी प्रकार से मानव का प्राकृतिकरण में प्रकृति मानव को अपने हिसाब से अपने ढंग से ढाल लेती है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि यह सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।